फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। गाइस, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। मेरा आज का टॉपिक क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो साइंस विषय का है गाइस, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है गाइस। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन आज का समझते हैं। उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? गाइस, ये उपार्जित लक्षण क्या है? वैसा लक्षण जो किसी जीव को उसके माता पिता से आनुवंशिकता द्वारा नहीं मिलता है, बल्कि जीव उसे स्वयं प्रकृति द्वारा प्राप्त करता है। गाइस, वैसे बहुत सारा लक्षण हमें माता पिता से आनुवंशिकता में मिलता है, लेकिन उपार्जित लक्षण वैसा लक्षण है जो हमें माता पिता से आनुवंशिकता से नहीं मिलता है, बल्कि प्रकृति के द्वारा स्वयं मिलता है। जैसे मान लो मोहम्मद रफ़ी का आवाज़ बड़ा ही प्यारा था, तो ये उसे माता पिता से नहीं मिला, बल्कि इसे प्रकृति द्वारा स्वयं प्राप्त हुआ। गाइस, आपने स्वर्गीय लता मंगेशकर का नाम सुना होगा, जो बड़ा ही फेमस गायिका थी। उसका आवाज़ बड़ा कोयल की तरह, कोयल से भी ज़्यादा प्यारा था। तो आप इसको उपार्जित लक्षण कहिएगा। इसे माता पिता से आनुवंशिकता में नहीं मिला, बल्कि प्रकृति द्वारा स्वयं उसको मिला। तो ऐसे लक्षण को हम लोग उपार्जित लक्षण कहते हैं। यानी वैसा लक्षण जो माता पिता से आनुवंशिकता द्वारा नहीं मिला, बल्कि जीव उसको स्वयं प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ। अब गाइस, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ स्रोत के साथ समांतर क्रम में विद्युत उपकरण को जोड़ने से क्या लाभ होता है? हम लोग अपने घर में विद्युत परिपथ में स्रोत के साथ समांतर क्रम में विद्युत उपकरण को जोड़ते हैं। इससे लाभ क्या होता है कि देखो, अगर कोई उपकरण फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इससे अन्य उपकरण में बाधा नहीं पहुंचेगी। अगर आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे, अगर आपका कोई चीज़ खराब हो जाएगा एक चीज़, तो उससे दूसरा पर असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात है गाइस कि प्रत्येक उपकरण को जितना करंट चाहिए उतना करंट मिलेगा। हम लोग को अपने घरेलू विद्युत परिपथ को में समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। यानी घरेलू विद्युत परिपथ में स्रोत को समांतर क्रम में जोड़िए, न कि श्रेणी क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने से ये फायदा होता है कि अगर आपका एक उपकरण खराब हो गया है तो इससे दूसरा उपकरण बाधित नहीं होगा। साथ ही प्रत्येक उपकरण को जितना करंट चाहिए उतना करंट मिलता रहेगा। अब गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। गाइस देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये जैव निम्नीकरण क्या है और अजैव निम्नीकरण क्या है? जैव निम्नीकरण में गाइस सूक्ष्म जीव द्वारा वस्तु का सरल रूप में अपघटन हो जाता है, यानी वस्तु सड़ गल जाता है। सूक्ष्म जीव उसको सड़ा गला देता है। लेकिन अजैव निम्नीकरण में जैविक अपघटन नहीं होता है। जैसे गाइस, आप एक जूट बोरा को फेंक दोगे तो कुछ दिन में ये सड़ गल जाएगा, और गाइस आप प्लास्टिक की एक बोतल को फेंक दीजिएगा तो ये जल्दी सड़ता गलता नहीं है, कई वर्ष लग जाता है इसको नष्ट होने में, वो भी ठीक ढंग से नष्ट नहीं हो पाता है गाइस। तो जैव निम्नीकरण को सूक्ष्म जीव सरल रूप में अपघटित कर देता है, तोड़ देता है। वहीं अजैव निम्नीकरण का जैविक अपघटन नहीं होता है गाइस। जैव निम्नीकरण का निष्पादन कंपोस्ट बनाकर हो जाता है। जैसे ये सड़ गल के कंपोस्ट बन जाता है, इसको उर्वरक के रूप में खेत में हम डालकर इसका खाद बना लेते हैं। वहीं अजैव निम्नीकरण का निष्पादन हम लोग या तो उसका पुनः यूज करेंगे या पुनः चक्रण करेंगे। या तो आप उससे फिर दूसरा सामान बनाइए या फिर से उसको यूज कीजिए। जैसे प्लास्टिक का बोतल है, फिर उसमें पानी भरिए, फिर उसमें पानी भरिए, पुनः उपयोग कीजिए, या नहीं तो फिर से उससे दूसरा वस्तु बनाइए, पुनर्चक्रण कीजिए। क्योंकि जैव निम्नीकरण तो सड़ गल जाता है और अजैव निम्नीकरण सड़ता गलता नहीं है गाइस। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप अंतर कैसे करोगे गाइस? देखो, एथेनॉल का अणुसूत्र गाइस C2H5OH होता है और इसका अणुसूत्र CH3COH होता है।
आप इसका संरचना सूत्र C2H5OH का ऐसे लिख सकते हो। C2 पहले दे दो, फिर इसमें 1 2 3 4 5, ये H5 हो गया, OH दे दो। ये इसका संरचना सूत्र, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हुआ। एथेनोइक अम्ल का देखो CH3COH है, तो आप C दे दो, इसके साथ 3H को दे दो, और फिर देखो CO, एक O को आप डबल बॉन्ड में रखो और OH ऐसे रखेगा। ये इसका अनुसूत्र, ये इसका संरचना सूत्र होगा। ये एथेनॉल का गंध मीठी मीठी होता है, बहुत अच्छा स्मेल होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का बड़ा तीखी गंध होता है, बड़ा तीक्ष्ण गंध होता है, सांस लेने में घुटन जैसा महसूस होता है। इसका क्वथनांक गाइस 351 केल्विन होता है, और एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक 391 केल्विन होता है। गाइस एथेनॉल का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता। एथेनॉल डालोगे लिटमस पत्र पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन गाइस एथेनोइक अम्ल को आप डालोगे तो ये नीला लिटमस को लाल कर देगा, क्योंकि अम्ल का काम ही है नीला लिटमस को लाल कर देना। तो गाइस अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख समरूप हैं कैसे? अरे भाई, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख समरूप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चमगादड़ भी अपने पंख से उड़ता है और पक्षी भी अपने पंख से उड़ता है, तो दोनों का कार्य देखो समान है। चमगादड़ भी अपने पंख से उड़ता है और पक्षी भी अपने पंख से उड़ता है, तो दोनों का कार्य समान है, लेकिन उत्पत्ति अलग अलग है। और जब कार्य समान हो और उत्पत्ति अलग अलग हो तो वह समरूप अंग ऑफकोर्सली होगा। अब गाइस देखो बड़ा प्यारा सा सवाल है कि समान पदार्थ के दो तार में यदि एक पतला तार है, देखो गाइस एक पतला तार है, ये देखो एक पतला तार है और एक मोटा तार है, ठीक है, तार बेलनाकार होता है, एक पतला तार है गाइस और एक मोटा तार है, और इनमें से किसी में विद्युत धारा आसानी से कथा इनमें से किसमें करंट आसानी से प्रभावित होगा, मोटा वालों में कि पतला वालों में, जबकि उसको समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। तो गाइस आप कहिएगा कि ये मोटा तार में करंट बहुत आसानी से प्रभावित होगा। अब आपके मन में होगा कि मोटा तार में करंट आसानी से प्रभावित क्यों होगा, पतला तार में क्यों नहीं होगा? तो गाइस एक नियम होता है आर व्युत्क्रमानुपाती ए का, यानी प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है गाइस। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर मोटा तार है तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध इसका क्या होगा, कम होगा। ध्यान दीजिए, प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि गाइस आर व्युत्क्रमानुपाती होता है ना ए का, तो मोटा तार होगा तो क्षेत्रफल इसका ज़्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। अब गाइस अगर पतला तार है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, तो प्रतिरोध इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिरोध आपका ज़्यादा होगा। और गाइस अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा प्रभावित होगा ही, इसीलिए मोटा तार में ज़्यादा धारा प्रभावित होता है। अब देखो गाइस एक न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, कि यह दर्शाए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक को किस तरह से जोड़ोगे कि संयोजन का प्रतिरोध 18 ओम हो जाए और 2 ओम हो जाए। चलो गाइस हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमारा R1 है 6 ओम, R2 भी हमारा 6 ओम, R3 भी हमारा 6 ओम, तो कैसे जोड़ोगे 18 ओम होगा? तो ये तो सिंपल सी बात है गाइस, ये R1 को R2 को R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ो गाइस, ये तो सिंपल सी बात है। देखिए 18 पूर जाएगा। RS बराबर क्या होता है, R1 जोड़ R2 जोड़ R3, तीनों प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में जोड़ो, तो R1 6, R2 भी 6, R3 भी 6, 6 6 12, 6 18 ओम गाइस। तो जब आप तीनों प्रतिरोध को R1 को R2 को और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा तो आपका 18 पूर जाएगा। अब 2 ओम कैसे पूरेगा, जब आप तीनों प्रतिरोध को पास क्रम में जोड़ दीजिएगा। आप ये फार्मूला तो पढ़े ही हैं, 1/Rp बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। अब देखो गाइस 1/Rp बराबर 1/R1 के जगह पे 6, 1/6 जोड़ 1/6,
देखो आप ट्रिक से भिन्न का जोड़ बना लो। ये तीनों का हर सेम है ना, तो ऐसे जोड़ लो। एक एक दो एक तीन, 3/6 कटा दो। 3 1 3, 3 दूनी 6। अब देखो कौन कौन गुजवा करो, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। RP 1 RP और 2 1 2। तो गाइस इस तरह ये पुर गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं एक प्यारा सा सवाल पर कि भर्जन और निस्थापन में दो अंतर बताना है। देखो गाइस, भर्जन में इसमें अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। भर्जन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और निस्थापन में क्या होता है गाइस, इसमें अयस्क को कम वायु या न के बराबर वायु, ये कहिए ना नगण्य, नहीं के बराबर वायु में गर्म किया जाता है। यानी इसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होगा गाइस, ये कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त होता है। अब देखो एक कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं। गाइस सोडियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, यानी सोडियम अभिक्रिया करने में नंबर 1 है, बड़ा माहिर है गाइस। और अगर इसको हवा में रख दिया जाएगा तो ये स्वतः अपने आप जल उठेगा, इसमें स्वतः आग पकड़ लेगा गाइस। और सोडियम को बचाना चाहते हो तो मिट्टी के तेल में डुबा कर रखो। अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो इसमें आग पकड़ लेगा और आपका सोडियम व्यर्थ हो जाएगा। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और हमारा सवाल देखो है कि खनिज और अयस्क में अंतर करना है आपको। खनिज और अयस्क देखो गाइस, पृथ्वी के अंदर में, पृथ्वी के गर्भ में पाया जाने वाला वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, हम खनिज को खनन के द्वारा भी प्राप्त करते हैं गाइस। तो पृथ्वी के अंदर में, पृथ्वी के गर्भ में पाया जाने वाला वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। और गाइस अयस्क क्या है, वैसा खनिज जिससे धातु को आप बड़े आसानी से और कम खर्च में प्राप्त कर लेते हो। सभी खनिज से आप धातु को नहीं निकाल सकते हो गाइस, लेकिन सभी अयस्क से आप धातु को निकाल लोगे। और गाइस सभी खनिज अयस्क नहीं है। जिस तरह सभी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती गाइस, वैसे ही सभी खनिज अयस्क नहीं है और सभी अयस्क खनिज है गाइस। अब आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं गाइस कि एल्काइन क्या है और इसका समान रासायनिक सूत्र लिखना है और सबसे सरल एल्काइन का नाम और इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखना है और इस एल्काइन का उपयोग बताना है। गाइस एल्काइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है गाइस। यानी एल्काइन में 2 कार्बन जो रहेगा वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा गाइस। और इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2 गाइस। और सबसे सरल एल्काइन एथाइन है जिसका साधारण नाम गाइस एसिटिलीन है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखो ये है, हम आपको समझाते हैं कि देखो ये एसिटिलीन का अणुसूत्र C2H2 होता है और इसका ये देखो इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे होता है, आप इसको बढ़िया से समझिए। आप इसको बढ़िया से समझिए गाइस। C2H2 देखो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है गाइस और हम इसको लिखते हैं 2 और 4 और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। अब देखो C2 है तो हम 2 तो पहले गोल गोल कर देते हैं। जय हो गोली राम। ये C है, ये C है। चलो लगा देते हैं ये H को, इस यहाँ भी लगा देते हैं H को। ये देखो ये H है। हाइड्रोजन को 1 तो होता है, यहाँ 1 बिंदु दे दिए, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन को 1 बिंदु दे दिए। अब कार्बन भाई साहब को बचा 4 तो देखो 1 तो यहाँ दे दिए, तो ये इस हाइड्रोजन को हीलियम का स्थायिकता प्राप्त हो गया, ठीक है। 1 इसको दे दिए तो 3 बचा, तो 3 यहाँ दे दिए इसको, तो 3 1 4 पुर गया। अब देखो फिर कार्बन को 4 बचा है, 1 यहाँ दे दिए और 3 यहाँ दे दिए, ठीक है। 3 यहाँ दे दिए। अब देखो 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 हो गया। इसीलिए यहाँ एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, क्योंकि देखो यहाँ 3 3 साझेदारी कर रहा है, इसलिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ सिंगल बॉन्ड देकर एस देते हैं गाइस। अब हम एसिटिलीन का उपयोग कहाँ करते हैं, आपको कच्चा फल पकाना है, केला पकाना है
आम पकाना है। जो भी कच्चा फल है उसको पकाइए। एसिटिलीन फल को पकाएगा ही और फल में थोड़ा मिठास भी ला देता है गाइस। और आप जो लोहा का वेल्डिंग करते हो उसमें भी इसका काम लगता है गाइस। तो आई होप आप आज के वीडियो को बड़े ही मज़े से समझे होंगे गाइस। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।